स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम एडुटेरिया का जो 67th के लिए जो अलग से टेस्ट सीरीज़ करवाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुकी है, यानी कि आज के दिन। और आप लोग यहाँ पे ये पहला टेस्ट हुआ है। CDPO का जो टेस्ट था वो आपका करवाया जा रहा है। लगभग 7 टेस्ट उसका हो चुके हैं, केवल 3 टेस्ट और बचा हुआ है। और ये जो 67th BPSC स्पेशल के लिए ये करवाया जा रहा है, इसका आज पहला ही टेस्ट 20 अक्टूबर को हुआ है एडुटेरिया के क्लासरूम में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो CDPO का था उसका फीस था 1000 रुपया रखा गया था 10 टेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे 67th BPSC का जो टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है, इसका रेट है 1500 रुपये 10 टेस्ट का। तो आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो में आप लोग को पता हो गया होगा। और एक टेस्ट हो चुका है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं एडुटेरिया का, जहाँ पे क्लास चलता है बोरिंग रोड पटना में AN कॉलेज के सामने। तो वहाँ पे जा कर के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन में। तो आज हम यहाँ पे पहला टेस्ट लेकर के आए हैं, पूरा 1 से लेके 150 क्वेश्चन और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है यहाँ पे, निम्न में सत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे 1 2 3 4 दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन से सत्य हैं। तो पहला का यहाँ पे आप लोग देख लें। पहला का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 2 और 3 यहाँ पे सही है, चौथा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में 2 यहाँ पे बोल रहा है 2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 2 में यहाँ जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि भारतीय हिमालय, ठीक है, भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दूसरा नंबर में आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कंचनजंगा। क्योंकि यहाँ पे भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की पूछ रहा है तो कंचनजंगा, और अगर विश्व की पूछती तो K2 यानी कि गॉडविन आस्टीन इसका सही आंसर हो जाता। लेकिन ये जो गॉडविन आस्टीन है ये भारत में नहीं है, इस वजह से ये आंसर इस क्वेश्चन का नहीं होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आइए। तीसरा बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन 3 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख का करीब इसका हो गया 59,146 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 4 नंबर में। 4 नंबर यहाँ पे बोल रहा है 4 में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर में बोल रहा है कि निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो इसका चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भवानी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बाकी इसमें से सभी जो हैं ये सभी सहायक नदी हैं, केवल भवानी जो है ये सहायक नदी नहीं है। 5वां नंबर में ये रेगुर मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। और यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिलती है। तो यहाँ पे ये सभी क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, 1 से अधिक। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में। 6 यहाँ पे बोल रहा है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। यहाँ पे जोड़ दिया गया प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट आइए 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो आप लोग को जब मिलान करना है तो यहाँ पे है जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, और रणथंभौर आपका हो जाएगा राजस्थान। 7वां का देखिए, और दम्फा हो जाएगा मिजोरम, और यहाँ पे बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 4 2 1। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। 8 नंबर बोल रहा है, ठीक है, कि भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है।
तो यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। 80% ऑफ द 80% ऑफ इंडियाज यूरेनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जादूगोड़ा माइन फील्ड इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि झारखंड में है। तो देखिए, कभी कभी झासूगोड़ा जादूगोड़ा आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। जादूगोड़ा पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका झारखंड में, झासूगोड़ा पूछेगा तो वो उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है। तो 9 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए 10वां नंबर जो बोल रहा है, निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ये आपका जेपीएससी का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भील, एकदम 100% है। बहुत लोग गोंड मार दिए हैं, इसका गलती होगा। ये ऑप्शन सी जो है भील, सबसे बड़ी जनजाति भारत की भील पहला नंबर पे है और दूसरा नंबर पे गोंड हो गया है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा, एकदम ये 100% सही है 2011 सेंसस के अनुसार। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, बुरा रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। तो ये किससे अभिप्राय है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। 12 नंबर बोला निम्न में से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सियरा नेवादा। ये जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 नंबर यहाँ पे मिलान करना है, आप लोग देख सकते हैं घास का मैदान है और संबंधित देश है। ठीक है, तो 13 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए का हो जाएगा 2 पंपास अर्जेंटीना हो जाएगा और कंपास जो है वो ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, लानूस जो है वो वेनेजुएला हो जाएगा और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो 13 का इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 बोरा निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो 14 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इराक, इसका सही आंसर हो जाएगा। कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है और कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती हैं, जिसमें शामिल है रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान। तो ये 5 देश आप लोग याद रखिएगा। 15 नंबर में आइए, बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो 15 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य सागर, जिसको कि मेडिटेरियन सी कहा जाता है। और बालियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है और यह स्पेन का ही एक ये ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, ऑटोनोमस क्षेत्र है। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में। 16 नंबर बोल रहा है कि बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 16 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि ए बी और डी जो है ये कथन सही है, सी जो है गलत है। ठीक है, और नेपाल से साझा करने वाले जिलों की संख्या 8 नहीं जबकि 7 है बिहार की। ठीक है, नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 नंबर बोल रहा है कि नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। तो 17 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी तराई का। ठीक है, और बाल सुंदरी अगर पूछेगा मिट्टी तो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान आदि क्षेत्र में बाल सुंदरी पाया जाता है और बलथर मिट्टी कैमूर पठार से लेकर राजमहल तक पाया जाता है। 18 नंबर में ये गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घाघरा नदी। नेक्स्ट आइए 19 में। 19 नंबर पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्न में से
सही युग्म की पहचान करें। तो यहाँ पे सही जो युग्म है वो केवल एक है, मतलब ऑप्शन डी है, धारवाड़ चट्टान, जो कि मुंगेर, जमुई, भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। तो 19 का जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, बिहार में डोलामाइट अयस्क पाया जाता है। तो 20 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास में। रोहतास में देखिए पाइराइट, डोलामाइट और चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। 21 में बोल रहा है कि बिहार का सीसु लिंगानुपात कितना है। तो सीसु लिंगानुपात बोलेगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा 935। ठीक है, बिहार में सीसु लिंगानुपात 935 है। अगर देश में पूछेगा भारत में लिंगानुपात सीसु का कितना है तो 918 हो जाएगा। 22 नंबर में आइए, निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा से। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 23 में बोल रहा है कि निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि सही है। उसके बाद देखिए उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत दर्शन के प्रतिपादक जो है वो बदरायन है, तो ये भी सही है। उस सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल हैं, न कि गौतम। सांख्य दर्शन के हो जाएंगे क्या? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक अगर पूछेगा तो कपिल, और न्याय दर्शन के प्रतिपादक पूछेगा तो गौतम। तो ये दोनों गलती है, लेकिन दो सही है। तो यहाँ पे सही की पहचान तो एक से अधिक हो गया, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। 24 बोल रहा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो महाजनपद का नाम यहाँ पे पूछा गया है, उसकी राजधानी। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग देखिए, ठीक है, एक चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा, अस्मक जो है साउथ में केवल एक ही महाजनपद था जो अस्मक था, जिसकी राजधानी पाटन थी। तो सी का 1 देखिए किस में है, तो सी का 1 देखिए बी में है। ठीक है, तो सी का 1 केवल बी में है, तो यही एक तुरंत पकड़ा गया कि ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा। तो अब इससे मिला लीजिए, ए का 4 हो जाएगा, यानी मल का कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, कंबोज का आपका जो है वो हाटक हो जाएगा, और अस्मक का जो है आपका पाटन हो जाएगा। पंचाल का जो है आपका ऑप्शन डी, पंचाल का हो जाएगा अहिच्छत्र, और मगध का तो ग्रीवर्ज होगा ही। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाता। चलिए नेक्स्ट आइए 25 में। 25 नंबर में बोल रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो 25 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्र। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चूंद के यहाँ पावा पहुँचे, और यहाँ सुकरमाछव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए, और यहीं पर उन्होंने सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट आइए 26 में बोला कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है। तो 26 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ की व्याख्या नहीं किया गया है। सप्तांग में सिद्धांत में जिसकी व्याख्या किया गया है वो है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र की व्याख्या इसमें की गई है, जबकि श्रेष्ठ की चर्चा इसमें नहीं की गई है। चलिए नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। 27 बोल रहा है कि हिजरी संबंध आरंभ हुआ। तो हिजरी संबंध कब आरंभ हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था, और 662 ईस्वी में उनके मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संबंध प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है 28 नंबर में, मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था। तो 28 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकदीन ने। तो बलबनी राजवंश की स्थापना बलबन ने की,
और इसके बचपन का नाम बहाउद्दीन था। और इसके समय एकमात्र विद्रोह बंगाल में हुआ था जिसे दबाने के लिए सुल्तान ने मुक्कदीन को भेजा और उसमें उसे सफलतापूर्वक दबाया, जिससे खुश होकर बलबन ने मुक्कदीन को तुगरील कुश की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में। 29 बोल रहा है कि जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, निम्न में से किसके सेनापति थे? तो 29 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट आइए 30 में, कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो कबीर इनमें ऑप्शन बी हो जाएगा, रामानंद के शिष्य थे। तो कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में। 31 में यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? तो 31 का यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अकबर के समय चित्रकार दसवंत था। ठीक है, दसवंत, बसावन, केशवलाल और मुकुंद था। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें अकबर के समय का नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का जहांगीर के समय का इसमें दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन 31 का ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए अब्दुल समद, अब्बुल हसन, ये जो दो हैं ये आपका इसके समय के हैं, जहांगीर के समय के हैं। ठीक है, और आपका ये मीर सैयद अली, मीर सैयद जो अली हैं, ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा किसका। मुझे जो याद है दसवंत, बसावन, मुकुंद, केशवलाल, ये सब अकबर के समय चित्रकार थे। तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा बुक से, लूसेंट वगैरह के बुक से आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया था। तो इसका प्रतिपादन किया था ऑप्शन ए, डी अल्मीडा ने। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका पूरा नाम है। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर भारत आया और व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने हेतु उसने शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट आइए 33 में। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तैंतीस में आ जाइए। 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पोर्टो नोवो का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो 33 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदर अली और सर आयरकूट के बीच में 1781 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें जो था इसमें हैदर अली पराजित हो गए थे। 34 नंबर आइए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये आप लोग जानते होंगे, चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट आइए 35 में। 35 में बोल रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए इसका बीपीएससी की तरफ से आंसर दिया गया है ऑप्शन ए, कुंवर सी। ठीक है, और एडिटोरिया की तरफ से दिया गया है ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बिहार में क्या हुआ था कि जैसे बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व तो कुंवर सिंह किए थे, लेकिन उसके बाद फिर कुंवर सिंह नेतृत्व करते हुए फिर आरा से चले गए थे, इलाहाबाद तरफ चले गए थे, यूपी तरफ। तो उसके बाद इनके भाई जो है अमर सिंह, इन्होंने फिर नेतृत्व किया था। लेकिन जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए ही होना चाहिए, कुंवर सिंह। बीपीएससी भी यही दिया था उस समय भी आंसर। ठीक है, लेकिन एडिटोरिया की तरफ से ई दिया गया है, तो आप लोग एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 36 में ये नील दर्पण नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट आइए। और ये नील दर्पण किसने लिखा नाटक? तो ये दीनबंधु मित्र ने लिखा था। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 37 में। 37 में बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? तो देखिए राजा राम मोहन राय को इसमें से सभी कहा जाता है, यानी कि एक मिनट, वायोवृत नेता नहीं कहा जाता, ये तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लेकिन राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है और प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। तो ए बी सी तीनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। 38 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, स्थापना किस लिए की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दलित और निम्न जाति के लोगों को
लोगों के कल्याण के लिए। और किसने किया था? तो ये ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट है ये 39 में। 39 बोल रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 39 का देखिए, 39 का यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। पहला, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। इसको बाद में चेक करते हैं कौन सा कथन यहाँ पे सही बोल रहा है। तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, जबकि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता केवल 1 बार 1924 में बेलगांव में की थी। तो सी नंबर भी गलत हो गया। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ था। ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि बिहार में कुल ऐसे 3 बार बोलता है। 1912 में पटना, 1922 में आपका गया, और 1940 में उस समय बिहार ही था, तो 1940 में आपका रामगढ़ में हुआ था। लेकिन एडिटोरिया की तरफ से यहाँ 2 बार बताया गया है, 1912 और 1922 में। फिर भी यहाँ पे डी ऑप्शन ऐसे भी गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। नेक्स्ट है ये 40 में, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, क्षेत्र है और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित क्षेत्र है, और उस वहाँ पे कौन से नेतृत्व किए थे स्वदेशी आंदोलन का, उसका यहाँ पे नाम है। तो दिल्ली में यहाँ पे आ जाइए, ए का हैदर राजा हो जाए, हैदर राजा हो जाएगा। तो ए का 4 देख लीजिए कहाँ पे है, तो सी और डी में है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद फिर और मिला लीजिए। तो यहाँ पे देखिए चिदम्बरम पिल्लई, पिल्लई नाम से महसूस हो रहा है कि बी हो जाएगा मद्रास, तो बी का 3, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, उसी तरह सी का हो जाएगा आपका 2, पुणे में बाल गंगाधर तिलक और पंजाब में लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट आइए 41 नंबर में। 41 नंबर बोल रहा है कि अभिनव भारत नामक संस्था का पूर्ण नाम क्या था? तो 41 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मित्र मेला। और वी.डी. सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में ये मित्र मेला की स्थापना किया गया था, और 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। 42 में यह लाहौर षड्यंत्र केस में किसे फांसी दिया गया था? तो 42 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को मौत की सजा सुनाई गई थी। तो 23 मार्च 1931 को भारत मां के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई थी, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल भेज दिया गया था। तो यहाँ पे फांसी में हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त नहीं होगा, इनको तो काला पानी की सजा मिल गया था। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 43 में। 43 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्था श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 44 नंबर में। 44 बोल रहा है कि निम्न में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित थे? तो 44 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने पर विचार किया, और अंततः ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया, और वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 45 में। 45 बोल रहा है कि निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके सर्वोत्तम व्यवहार है? तो 45 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस विदेशी वस्त्रों की बर्बादी को इन्होंने अनुचित ठहराया था। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 46 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, 46 बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी। तो किस लिए लौटाई थी? तो 46 का यहाँ पे सही हो जाएगा
ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन के समय। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि कैसर-ए-हिंद की उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाया था। 47 में ये बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो 47 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी रॉल्फ फिच। नेक्स्ट है 48 में। 48 में बोल रहा है कि निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। समाचार पत्र और संपादक दिया गया है। तो 48 का जो सही युग्म है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रताप के जो संपादक हैं वो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। ठीक है। 1915 में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र प्रताप में चंपारण में अंधेरा नामक लेख प्रकाशित किया था। और अन्य इस प्रकार है, बिहारी जो हो जाएगा वो महेश नारायण हो जाएगा। ठीक है। और आनंद मठ तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और 10 रोज़ा के संपादक अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा जो मैंने बोला। 49 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बाबा ठाकुर दास ने। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 50 में। 50 बोल रहा है कि बिहार में एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो 50 का यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, ठीक है, इन दोनों ने बहुत अच्छा प्ले निभाया था अलग बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए। ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। 51 में आइए। 51 में बोल रहा है कि किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किया गया? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1913 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है ये 52 में। 52 बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार व्यापार में भारत सबसे ज़्यादा आयात किस देश से किया? तो 52 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन से। नेक्स्ट है ये 53 में। 53 बोल रहा 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021-22 के बजट अनुमान की कुल राशि है। तो 53 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 34,83,236 करोड़ रुपए। तो 53 का यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। और 1 फरवरी 2021 को ये केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है 54 में। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो 54 का यहाँ पे हो गया ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1985 से 1986 के बीच में चला था। नेक्स्ट है ये और 1 मिनट, 1985-86 में शुरुआत हुआ तो, लेकिन 7th 5 ईयर जो प्लान का जो ड्यूरेशन था वो 1985 से लेकर 1990 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है ये 55 में। 55 बोरा की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो 55 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉडगिल योजना पर, गॉडगिल मॉडल पे। और चतुर्थ यानी कि 4th 5 ईयर प्लान था 1969 टू 1974। नेक्स्ट है 56 में। निम्न में से सही का चयन करें। तो 56 का यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर ये सही है, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर ये भी सही है, और केलकर समिति करों में वृद्धि ये भी सही है, और सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है वो मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार ये भी सही। तो सभी सही हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट है ये 57 में। 57 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन के लिए आधार नहीं है? तो 57 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन के लिए 3 आधार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो यहाँ पे रोजगार नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 58 में। 58 बोल रहा है कि नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो इसका 58 का तो ऑप्शन देखने पे ही पता चल जा रहा है कि ये ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है।
और नाबार्ड का जो स्थापना किया गया था शिवरामन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था। और 2019 में भारत सरकार नाबार्ड में लगी आरबीआई की शेष पूंजी खरीद लिया, जिससे इस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया है। नेक्स्ट आइए 59 नंबर में बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य में आया है। तो 59 यानी 2021 में तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। तो कौन से आर्थिक सर्वेक्षण, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आइए 60 में 60 नंबर बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते लेड बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। तो 60 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम उजाला योजना। और उज्ज्वला योजना जो है ये हो जाएगा गैस सिलेंडर से, ठीक है। उज्ज्वला पूछेगा तो गैस सिलेंडर से, और ग्राम उजाला योजना पूछेगा तो लेड बल्ब से। 61 में ये निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो 61 के यहाँ पे याद रखिए डी, अफगानिस्तान नहीं है, जबकि चीन, रूस, भारत ये सब संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है, जबकि अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट आइए 62 में 62 में बोल रहा है कि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन ई। तो भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 साल निर्धारित की। 63 में ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। तो 63 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ई। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और किसी भी हाल में धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, यानी ए और बी में नहीं बुलाया जा सकता, सी और डी में बुलाया जा सकता। तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 64 में बोला इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें 4 कथन दिया गया है, तो 64 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सत्य हैं, जबकि चौथा इसमें गलत है। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में 65 बोल रहा है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो 65 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसका भी 1, 2 और 3 हो जाएगा, चौथा इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट आइए 66 में बोरा निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य है। तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सा सत्य है। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वाद योग्य है, इट इज जस्टिसेबल। तो ये वाद योग्य है, तो 66 का यहाँ पे डी हो जाएगा, बाकी सभी इसमें गलत है। नेक्स्ट आइए 67 में, ठीक है। 67 क्या बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो 67 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ये सही है, बाकी इसमें सारा ऑप्शन गलती है। नेक्स्ट आइए 68 में 68 बोला राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 68 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत सिर्फ सैन्य न्यायालय की सजा और मृत्यु दंड की क्षमा को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की क्षमादान की शक्ति निहित है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो राज्यपाल को क्षमादान की कोई शक्ति नहीं है, ये तो गलत है। राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत किसी की सजा को पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता है, ये सही है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे है कि राज्यपाल का जो है वो जो आर्मी वगैरह से, जो सेना वगैरह से जो होता है,
उसके केस में यहाँ पे राज्यपाल को ये शक्ति नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये एक तरह से यहाँ पे सही है। और राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं, ये भी सही है। तो यहाँ पे एक से अधिक यहाँ पे सही कथन है, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 69 में। 69 में आपको सूची मिलाना है। ठीक है, तो 69 का जो इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5, 1, 2, 3, 4, यानी कि ग्राम का गठन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40, और समान नागरिक संहिता हो जाएगा आपका अनुच्छेद 44, और कृषि एवं पशुपालन का जो हो जाएगा सी का 2 हो जाएगा अनुच्छेद 48, और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण डी का हो जाएगा आपका 3 यानी कि अनुच्छेद 50, और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास तो अनुच्छेद 51 में है, तो ये तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट आइए 70 नंबर में। इसमें मैथ्स और साइंस भी है, 30 क्वेश्चन साइंस है और 10 क्वेश्चन इसमें मैथ्स है, हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में। 70 नंबर बोल रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है ये 71 में बोला सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो 71 का यहाँ पे होगा ऑप्शन डी ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो। नेक्स्ट है ये 72 में। 72 बोल रहा है कि निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो 72 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी संथाल जनजाति। 73 में ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो 73 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सहरसा। ये सब याद रखिएगा, ये सब से एक क्वेश्चन रहता ही है सेंसस से। नेक्स्ट है ये, और अगर बिहार में सर्वाधिक पूछेगा महिला साक्षरता तो रोहतास में। नेक्स्ट है ये 74 में। 74 बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो 74 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 25.4%। ठीक है, और इस दौरान देश की अगर दशकीय वृद्धि दर पूछेगा तो ये हो जाएगा 17.7%। नेक्स्ट है ये 75 में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन सी शिवहर। नेक्स्ट है ये 76 में। 76 नंबर बोल रहा है कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो 76 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 3 सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट आइए 77 में। 77 में बोल रहा है कि भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, वह बिहार के किस जिले से हैं? तो 77 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी दरभंगा से। 78 में ये हाल ही में बिहार कैबिनेट ने कितने नगर पंचायत एवं नगर परिषद की गठन की मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा 103 नए नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 79 में। 79 में बोला कि निम्न में से किसे बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो 79 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी गोगाबिल। तो गोगाबिल को यहाँ पे बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। 80 नंबर में ये विश्व की सबसे लंबी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बन रही है? तो 80 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोध गया में, जो कि गया में है। नेक्स्ट है ये 81 नंबर में। 81 नंबर बोल रहा है कि यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो 81 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में। नेक्स्ट है ये 82 में बोला सीबीसी द्वारा पुनर्गठित सलाहकार बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड ABBFF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो 82 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी TM भसीन को। TM भसीन को, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 83 में। 83 में यहाँ पे बोल रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है?
तो 83 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 121वें स्थान पे, और पहला स्थान पे सिंगापुर है इसमें। नेक्स्ट है 84 में जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो 84 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्यामला गणेश को। और ये जो है ये बेंगलुरु में इकेबाना के अहोरा स्कूल में ये कार्यरत हैं। नेक्स्ट है 85 में 85 में बोल रहा है कि हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो 85 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सोहरोज काशिफ। यहाँ पे काशिफ है, ठीक है, सोहरोज काशिफ। नेक्स्ट आई 86 में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो 86 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है 87 में बोल रहा है कि वन स्कूल वन आईएएस किस राज्य सरकार की पहल है? तो 87 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी केरल, ये केरल राज्य की पहल है। 88 में ये फेसबुक ने किसे अपना अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हेनरी मोनिज को, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 में तमिल अकादमी की स्थापना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो 89 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में, दिल्ली सरकार के द्वारा ये तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है ये 90 नंबर में 90 बोल रहा है कि हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी RS शर्मा को। नेक्स्ट है 91 में अगस्त 2021 में केंद्र सरकार ने संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज के रूप में कितनी राशि की घोषणा की है? तो 91 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1352.92 यहाँ पे करोड़ होगा, ठीक है और जिसमें कि 8 राज्य इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट आइए 92 में 92 बोल रहा है कि निम्न में से कौन योनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का पुरुष एकल के विजेता है? तो 92 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिली जिया योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 की विजेता हैं। 93 में आइए जुलाई 2021 में 2 दिवसीय विशाल पशुधन व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नवीन कुमार चौधरी ने। और जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव पशु और भेड़ पालन नवीन कुमार चौधरी ने 28 जुलाई 2021 को 2 दिवसीय विशाल पशु व्यापार का उद्घाटन किया और इसका आयोजन कठुआ जिले के हीरानगर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। नेक्स्ट आइए 94 में बोल रहा है कि कोविड लोकेटर ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा के द्वारा। 95 में ये भारत और अमेरिका के बीच चौथा वार्षिक 2+2 संवाद किस महीने में वाशिंगटन में होगा? तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नवंबर 2021 में और पहला 2+2 भारत अमेरिका संवाद 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आइए 96 में बोल रहा है कि जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 96 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नजीम मिकाती को। नेक्स्ट आइए और नजीम मिकाती एक अरबपति व्यवसायी भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए 97 में किस देश ने ऐसे केमिकल्स वाली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है जो इसके सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में कोरल को नुकसान पहुंचाती है? तो ये किसने प्रतिबंध लगाया? तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी थाईलैंड ने। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में बोल रहा है कि सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो 98 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए
उमलिंगला दर्रा पे। नेक्स्ट आइए 99 नंबर में। 99 नंबर बोल रहा है कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के हैं, तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था? तो 99 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 87.85 मीटर। नेक्स्ट आइए 100 में अभ्यास इंद्र 21 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो 100 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और रूस के बीच। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में। बोला कि पायथन 5 डीआरडीओ द्वारा विकसित किस प्रकार की मिसाइल है? तो 101 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एयर टू एयर, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 102 में। बोला माई ऑन मझगांव पुस्तक लेखक कौन है? तो 102 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कैप्टन रणेश बाबू। कैप्टन रणेश बाबू। और कैप्टन यहाँ पे रणेश है, जबकि यहाँ पे रमेश होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैप्टन रमेश बाबू द्वारा लिखित एवं इंडस सोर्स बुक द्वारा प्रकाशित पुस्तक माई ऑन मंझगांव में मंझगांव द्वीप के इतिहास और कहानी को दर्शाया गया है, जिसका बॉम्बे के रूप में एक इकाई के रूप में विलय किया गया था। नेक्स्ट आइए 103 नंबर में। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 103 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के स्मृति में, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2021 को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन, इसी को बोलते हैं, इस्कॉन का इधर चर्चा में रहा हुआ है बहुत हाल फिलहाल। तो इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसके संस्थापक हैं श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। ये 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का विशेष स्मारक जारी किया गया है। नेक्स्ट आइए 104 नंबर में। 104 में बोला कि मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 104 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बिहारी पुरस्कार, ठीक है। और ये बिहारी पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट आइए 105 में। 105 में बोल रहा है कि निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो 105 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मनीषा कल्याण को, ठीक है। नेक्स्ट आइए 106 में। 106 नंबर में बोल रहा है कि इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 106 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार है। 107 में आइए बोल रहा है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 107 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए आर कौशिक। और इस पुस्तक को भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने मतलब लॉन्च किया था, लेकिन जो लेखक हैं इसके वो आर कौशिक हैं। नेक्स्ट आइए 108 नंबर में। 108 में बोल रहा है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी कोनेरू हम्पी को, ठीक है। और यह जो है यह आंध्र प्रदेश की एक शतरंज खिलाड़ी है और बीबीसी के द्वारा ये पब्लिक वोटिंग के आधार पे ये सब पुरस्कार चुना गया है। नेक्स्ट आइए 109 में। बोल रहा है कि हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो 109 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिकेट से। ये इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के ये पूर्व कप्तान थे जिनका अगस्त 2021 में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट आइए 110 में। 110 बुरा नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो 110 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव ने।
नेक्स्ट आइए 111 में बोल रहा है घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो 111 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी गायरोस्कोप। नेक्स्ट है 112 में बोल रहा है कि समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य बोल रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, ये जो है ये असत्य है, जबकि पार्श्व उत्क्रमण होता है। नेक्स्ट आइए 112 में सॉरी 112 हो गया, 113 में आइए, ठीक है। 113 में बोल रहा है कि तेल जल की सतह पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो 113 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से कम होता है, यही वजह है कि तेल जल की पृष्ठ पर फैल जाता है। नेक्स्ट आइए 114, ये तो आप लोग के लिए बहुत आसान होगा। जूल आपका हो जाएगा, जूल जो होता है वो कार्य में यहाँ पे मेजर किया, जूल जो है कार्य का यूनिट है। एम्पियर आपका करंट का है तो विद्युत धारा हो जाएगा, ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। वाट जो है वो शक्ति का है, सामर्थ्य का है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। और वोल्ट जो है वो विभवांतर वोल्टेज को मापता है, विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, तो डी को 2 हो जाएगा। तो 114 का यहाँ पे आप लोग देख लें, 114 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 115 में बोरा निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है। ठीक है, 115 का यहाँ पे सी है, अब केंद्रीय बल। ठीक है, तो यहाँ पे अब केंद्रीय बल इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा मिल्क सेंट्री यहाँ पे देख लीजिएगा। सेंट्रीफ्यूगल शायद बोलते हैं अब केंद्रीय बल को इंग्लिश में, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल ही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आइए 116 में बोला कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेंगी। तो यहाँ पे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्वात में नहीं चल सकेंगे, क्योंकि ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है और इसको माध्यम की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह में संचरण करने के लिए। 117 में ये बिजली चमकने तड़ित से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है। तो क्या होता है, तो इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 118 में बोल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 118 का यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पारंपरिक नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल को इसके लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि आधुनिक नाभिकीय रिएक्टर में साधारण जल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेफाइट और भारी जल मारेंगे तो यहाँ पे साधारण जल दिया गया है, जबकि भारी जल होना चाहिए, तो ग्रेफाइट यहाँ पे ऑप्शन सी केवल सही आंसर होना चाहिए। ये ड्यूटेरिया में ई दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे केवल सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साधारण जल दिया गया है, जबकि भारी जल देता तो D2O हो जाता, जो कि इसका सही होता, और साधारण जल का होता है H2O। 119 में ये निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है। तो 119 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, थियोडोर मेनन ने। और 120 में आइए, 120 में बोल रहा है कि निम्नलिखित अल्फा किरणें के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है बोला जा रहा है। तो 120 का यहाँ पे सी हो जाएगा, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। ठीक है, 121 में आइए, यहाँ पे हम लोग 121 में देख लेते हैं। हाँ, परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम में चिन्हित करें, बढ़ते क्रम में बोल रहा है। तो 121 का यहाँ पे देखिए, 121 का सी हो जाएगा एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद तांबा, उसके बाद चांदी। तो एल्युमिनियम का 27 होता है परमाणु भार, और लोहा का 55.8, तांबा का 63.5 और चांदी का 108 होता है। 122 में आइए, 122 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 122 बोरा कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
ठीक है, तो 122 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल। 123 में ये ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो 123 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट आइए 124 में, यहाँ पे हम लोग 124 देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में काम में आता है? तो 124 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलीएमाइड। ये आप लोग याद रखिएगा, पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 125 में आइए, सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट आइए 126 में। 126 में बोल रहा है कि गन मेटल में कौन कौन से अवयव रहते हैं? ठीक है, तो कौन कौन से अवयव रहते हैं? तो 126 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा, जस्ता एवं एंटीमनी इसमें अवयव के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट आइए 127 में। 127 नंबर बोल रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मिलता है? तो 127 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल में, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी बोला जाता है। 128 में ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये तो आप लोग जानते होंगे, तंत्रिका कोशिका ये सबसे लंबी कोशिका है, नर्व सेल जिसको बोलते हैं। तो 128 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 129 में। 129 बोला सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो 129 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक अगर पूछेगा तो वो होता है ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो सेलिंट्रेटो ऑर्थोपोडा इसमें कोई नहीं है। एक बार आप लोग 129 का चेक कर लीजिएगा, ऑर्थोपोडा ही है इसका आंसर। ठीक है, करीब इसमें 4 लाख स्पीसीज पाया जाता है, तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन ई होना चाहिए, कोई नहीं यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर इसमें से आप लोग को एक बार देखना पड़ जाएगा। मुझे भी इसमें ध्यान नहीं कि अगर ऑप्शन से, ऐसे तो मुझे पता है कि ऑर्थोपोडा होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर इन चारों में देखा जाए तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 130 में ये जुगनू एक प्रकार से क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जुगनू एक प्रकार का कीट है, इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स फैमिली का ये है। 131 में आइए 131 में बोल रहा है कि एपीफाइट्स अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। तो किस लिए निर्भर हैं? तो ये हो जाएगा 131 का ऑप्शन डी यांत्रिक अवलंबन के लिए। 132 में मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन ए अग्न्याशय। और अगर पूछता सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो यकृत हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता अगर सबसे बड़ी, और दूसरी पूछा है तो अग्न्याशय हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 133 में। बोल रहा है कि हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? तो 133 का यहाँ पे हो जाएगा विषाणु यानी कि वायरस, और ये जो है HBV नामक वायरस से होता है। इसमें लीवर में सूजन एवं जलन पैदा होने लगती है। नेक्स्ट है 134 में बोल रहा है कि साधारणतया ओरोमबैंकी खरपतवार पाया जाता है। तो 134 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी तंबाकू के खेत में। नेक्स्ट है 135 का। 135 बोल रहा है जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो 135 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट आइए 136 में बोल रहा है कि पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? तो 136 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीज के कारण, Mn। नेक्स्ट है 137 में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? तो 137 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है 138 में। 138 में बोल रहा है कि रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया में निम्न में से कौन सा सक्रिय रूप से भाग लेता है? तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम। 139 में ये मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल निम्न में से कौन सा है? तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन बी लिनोलेनिक अम्ल। नेक्स्ट आइए 140 में। 140 में बोल रहा है, ठीक है, कि सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो ये 40 का हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस।
40 का डी सोडियम H2 हाइड्रोजन गैस होगा। और ऐसे एक बार आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा 140 का, ठीक है, कि इसका सही वाकई में आंसर क्या है। नेक्स्ट आइए अब देखिए 10 क्वेश्चन मैथ्स रहेगा, ठीक है। तो मैथ्स का मैं केवल आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर आपसे नहीं होता है तो वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट कर दें, उसका जो आंसर की है मैथ्स का वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। तो एक यहाँ पे 141 देख लीजिए, तो 141 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7:5। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 141 का। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में 42 नंबर जो बोल रहा है, 42 का सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 10%। नेक्स्ट आइए 143 में 143 जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25%। अब आइए 144 में 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.01। 145 में आइए 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12,500 रुपये। नेक्स्ट आइए 146 नंबर में 146 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2166 92, मतलब 92 21 66:92। तो 146 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 147 में तो 147 में देखिए 147 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9:8। नेक्स्ट आइए 148 में 148 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 148 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 350। देखिए कैसे किया गया है, तो 6 है यहाँ पे और 222 है, तो 6 का पावर क्यूब प्लस 6 है तो 222। उसी प्रकार 7 का पावर क्यूब प्लस 7 है तो 350 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 149 में 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट आइए 150 में, और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, तो 150 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं 67th वाला आपने CDPO का देख लिया था पहला टेस्ट, और ये 67th BPSC का एड्यूटेरिया का एकदम 67th BPSC पैटर्न पे न्यू टेस्ट लिया जा रहा है, जो कि 20 अक्टूबर से शुरू हो चुका है पहला टेस्ट। तो उम्मीद करते हैं ये टेस्ट आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह का टेस्ट विभिन्न इंस्टीट्यूट का पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल confusion9.2.11 को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण 67th BPSC से और भी करंट अफेयर्स वगैरह का, बिहार स्पेशल का पार्ट वाइज टेस्ट यहाँ पे करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट्स आपका स्टडी क्लास भी करवाया जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।